हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान पे। तो आज की क्लास यहाँ पर आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम यहाँ पर आपके लिए काउंटेबल और अनकाउंटेबल यानी गणनीय और यहाँ पर अगणनीय समुच्चय के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं और इनकी थ्योरम्स के ऊपर बात करने वाले, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी यहाँ पर होती है। और इनमें से एक क्वेश्चन तो आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूरा पूछने के यहाँ पर चांस बने रहते हैं। तो इसलिए आज की क्लास आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। तो आप इस पूरी क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए से सब्सक्राइब यहाँ पर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हमेशा इस चैनल पे बीएससी से रिलेटेड स्टडी मटेरियल यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। और जिन स्टूडेंट्स से इससे पहले की क्लासेस नहीं दे रखी, तो हमने इसके ऊपर सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है आपकी इस बुक रियन एनालिसिस के ऊपर। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाके सभी क्लासेस देख सकते हैं। तो ये आज के यहाँ पर आप फर्स्ट टॉपिक देखिएगा, जो कि क्या है, तुल्य समुच्चय यानी इक्विवेलेंट सेट। सबसे पहले हम इसे समझते हैं। तो एक समुच्चय यानी एक सेट अगर आपके ए समुच्चय बी के तुल्य कहलाता है यदि इनमें क्या हो, आपकी एक की संगता हो। तो यहाँ पर ये आपके ए तो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, बी के इक्विवेलेंट हो जाएगा। इसे हम इससे यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर आपकी जो चिन्ह है वो तुल्य समुच्चय यानी इक्विवेलेंट सेट का यहाँ पर आपका चिन्ह होता है, सिंबल होता है। इससे हम यहाँ पर ए इक्विवेलेंट बी से यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं। हमारे यहाँ पर कंडीशन क्या दे रखी है कि यहाँ पर आपकी इसमें एक की संगतता होनी चाहिए, यानी यहाँ पर आप देखेंगे 1:1 यहाँ पर करस्पॉन्डेंसी होनी चाहिए यहाँ पर आपके। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एक की और एक की आच्छादक क्या होता है, या आपने सब ने यहाँ पर 11th क्लास में ये बेसिक चीज़ें यहाँ पर पढ़ रखी है। तो यहाँ पर आपका जब भी फंक्शन ए से किस में होगा, बी में यहाँ पर आपके होगा, तो उस कंडीशन में यहाँ पर एफ फंक्शन आपका कैसा होना चाहिए, एक ही आच्छादक होना चाहिए, यानी 1:1 और 1:2 होना चाहिए। तो इस कंडीशन में वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तुल्य समुच्चय हो जाएगा, यानी इक्विवेलेंट हमारा सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन हो जाती है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर हमारे नेक्स्ट टॉपिक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जो कि काउंटेबल सेट यानी गणनीय समुच्चय, और फिर आएगा आपके अनकाउंटेबल सेट यानी अगणनीय समुच्चय की। इन दोनों की जो डेफिनेशन है यानी परिभाषा है, वो भी हर साल यूनिवर्सिटी एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती है। जो आपके सेक्शन नंबर ए रहता है, जिसमें ओनली डेफिनेशंस और इक्वेशन पूछी जाती है, उसमें इन क्वेश्चंस का आना लगभग पक्का रहता है। साथ में यहाँ पर आपके जो बड़े बड़े क्वेश्चंस रहते हैं, उनकी थ्योरम्स के साथ में इनकी जो डेफिनेशन उनको ऐड कर दिया जाता है। कि मान लीजिए कि यहाँ पर गणनीय समुच्चय यानी काउंटेबल सेट क्या होता है, फिर उसके साथ में यहाँ पर एक थ्योरम से कोई सी उसके साथ अटैच करके उसको क्वेश्चन बन जाता है। तो इस टाइप से भी आपके काफ़ी यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो इनकी जो डेफिनेशन है उसको आप बिल्कुल अच्छी तरह समझिएगा कि वह समुच्चय, यहाँ पर पहले हम काउंटेबल सेट की बता रहे कि वह समुच्चय जो एन के साथ एक की संगता रखता है, वो क्या कहलाता है, आपका गणनीय समुच्चय कहलाता है। मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया था कि एक की संगता क्या होता है, यानी आपके जितने भी यहाँ पर फंक्शन है वो इसके प्रांत और इसके सह प्रांत में यहाँ पर आपके मैच होने चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे जितने भी अवयव सब आपके उसमें दूसरे फंक्शन में भी यहाँ पर आपके होने चाहिए, तो वो आपका क्या कहला देता है, एक की संगता कहला देता है आपके। ओके, तो यहाँ पर यानी 1:1 आपके करस्पॉन्डेंसी कहलाता है। तो यहाँ पर वह समुच्चय जो एन के साथ एक की संगता रखता है, वो क्या कहलाता है, आपका गणनीय समुच्चय कहलाता है। यानी अ सेट विच कैन बी पुट इन 1:1 करस्पॉन्डेंसी विद द सेट एन और विद द सबसेट इज सेट टू बी काउंटेबल सेट, जो कि काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट हमारी डेफिनेशन बन जाती है। और अनकाउंटेबल की तो बिल्कुल ही आसान होती है कि जो समुच्चय गणनीय नहीं होता, यानी जो सेट आपके काउंटेबल नहीं होता, वही आपका क्या होता है, अगणनीय होता है, यानी अनकाउंटेबल यहाँ पर समुच्चय यानी अनकाउंटेबल सेट यहाँ पर आपके होता है। तो ये दोनों डेफिनेशन काफ़ी ज़्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट यहाँ पर होती है। और एक बात है क्या, यहाँ पर हम ध्यान रखिएगा कि जो काउंटेबल यानी गणनीय समुच्चय है, वो आपके फाइनाइट भी हो सकते हैं और आपके इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, यानी परिमित भी हो सकते हैं और अपरिमित भी यहाँ पर आपके हो सकते हैं। और साथ में यहाँ पर जो आपके गणनीय समुच्चय है वो यहाँ पर आपके परिमित हो सकता है, लेकिन सभी यहाँ पर परिमित यहाँ पर आपके जो समुच्चय वो गणनीय हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो इस कंडीशन यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी बार पूछ ली जाती है। और यहाँ पर हमने अनकाउंटेबल का बता दिया, और इसके थ्रू हमने यहाँ पर एक चीज़ लिखी। यहाँ पर आप देखिएगा कि सेट यानी समुच्चय में आपके दो प्रकार के होंगे, एक तो होता है आपका फाइनाइट और एक होता है इनफाइनाइट यानी अपरिमित। और परिमित कैसे होते हैं, आपके गणनीय होते हैं यानी काउंटेबल होते हैं, और जो इनफाइनाइट है यानी अपरिमित है वो काउंटेबल भी हो सकते हैं और अनकाउंटेबल भी यहाँ पर आपके हो सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जहाँ यहाँ पर आपके अपरिमित समुच्चय रहते हैं, इसमें सीक्वेंस भी आपके रहता है कि जब भी यहाँ पर आपके वो अपरिमित है तो गणनीय से वो कैसा होगा, यहाँ पर अनुक्रम भी हो सकता है, यानी आपके वो सीक्वेंस भी उस फॉर्म में होती है। ठीक है, तो जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छी तरह से बेटर समझ में आ जाएगा। पर इस बात का भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो गणनीय है वो आपके परिमित भी हो सकते हैं और कैसे भी हो सकते हैं, अपरिमित भी यहाँ पर हो सकते हैं। तो हम जब भी थ्योरम्स करेंगे वहाँ पर हमें गणनीय बताना होगा, तो उस कंडीशन में सबसे पहले हमें परिमित भी लेना होगा यानी इनफाइनाइट भी लेना होगा और इनफाइनाइट भी लेना होगा, क्योंकि ये दोनों ही यहाँ पर हो सकते हैं। लेकिन अगणनीय यानी अनकाउंटेबल ओनली इनफाइनाइट होते हैं यानी अपरिमित होते हैं। इस चीज़ का बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। अब इससे रिलेटेड एक थ्योरम होती है, इसे आप मोस्ट
मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। ये काफ़ी बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में लगातार पूछी गई है, मोस्ट रिपीटेड आपकी ये थ्योरम है, जो कि क्या है, एवरी सबसेट ऑफ अ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, यानी एक गणनीय समुच्चय का प्रत्येक उप समुच्चय भी कैसा होता है, गणनीय यानी काउंटेबल होता है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी थ्योरम हो जाती है। ये थ्योरम क्या है, यहाँ पर आप देखिएगा कि माना सबसे पहले हमारे ए क्या है, आपके गणनीय समुच्चय यहाँ पर है, हम ए यहाँ पर एक एलिमेंट मानते हैं, एक अवयव मानते हैं, जो कि क्या है यहाँ पर हमारे गणनीय समुच्चय है, यानी काउंटेबल सेट है। और इस काउंटेबल सेट में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर आपके जो बी है वो किसका उपसमुच्चय होता है, बी का, यहाँ पर ए का उपसमुच्चय यहाँ पर आपके होता है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि गणनीय समुच्चय का प्रत्येक उपसमुच्चय कैसा होता है, गणनीय होता है। तो हमने यहाँ पर ए को तो समुच्चय मान लिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं ए को तो हमने सेट मान लिया, और बी को हमने क्या माना है, यहाँ पर उपसमुच्चय यानी सबसेट हमने यहाँ पर माना है। और हमने क्या करा है, यहाँ पर जो बी है वो किसका सबसेट होता है, ए का सबसेट होता है, क्योंकि हमारे ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है बी हमारे यहाँ पर उपसमुच्चय यानी सबसेट है, और ए हमारे यहाँ पर समुच्चय यानी सेट है। ठीक है, तो इस कंडीशन में मैंने अभी आपको बताया था, क्योंकि जो गणनीय समुच्चय होते हैं उसमें दोनों कंडीशन अप्लाई हो सकती है, वो परिमित भी हो सकते हैं और अपरिमित भी हो सकते हैं, यानी फाइनाइट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। मैंने अभी यहाँ पर देखा था आपके गणनीय जो परिमित भी हो सकते हैं और गणनीय जो वो आपके अपरिमित भी हो सकते हैं। तो जब भी हमने गणनीय यानी काउंटेबल की कंडीशन करते हैं, उस कंडीशन में हमें दोनों ही केस यहाँ पर लेने होते हैं। तो फर्स्ट केस हम क्या लेते हैं कि आपके जो ए है वो कैसा है, परिमित है यानी फाइनाइट है। जब ए परिमित होगा तो आपका बी तो ऑटोमेटिक ही परिमित हो जाएगा, क्योंकि बी किसका सबसेट है, यहाँ पर आपके ए का उपसमुच्चय, तो बी भी कैसा हो जाएगा, आपका परिमित यानी फाइनाइट हो जाएगा। तो ये दोनों ही कंडीशन में के थ्रू हम क्या कह सकते हैं, ए भी आपके फाइनाइट है, बी भी फाइनाइट है, तो आपका बी कैसा हो जाएगा, गणनीय हो जाएगा यानी काउंटेबल हो जाएगा। तो ये तो हमारा पहला केस निकल के आ चुका है। अब जो हमारे केस सेकंड है वो क्या है कि अगर आपका ए कैसा हो, अपरिमित हो यानी इनफाइनाइट हो। अभी हमने क्या रखा था कि आपके वो फाइनाइट है तो बी भी फाइनाइट हो गया, लेकिन जब ए आपका कैसा होता है, इनफाइनाइट होता है यानी अपरिमित होता है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर आप देखिएगा कि वो उससे हम डायरेक्ट बी को हम वहाँ पर इनफाइनाइट यानी अपरिमित नहीं बता सकते। उस कंडीशन में जब आपका ए अपरिमित होता है तो हमारा ए कैसा हो जाता है, अनुक्रम हो जाता है यानी सीक्वेंस हो जाता है। अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, उस सीक्वेंस में आपको किस प्रकार से एलिमेंट्स यानी अवयव रखने होते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर आपका ए अवयव है, ए समुच्चय है, उसके अंदर कैसे सीक्वेंस में होंगे आपके कि A1 A2 A3 और ये कहाँ तक चलेगा AN, और इस जो समुच्चय ए में है आपके B1 के भी यहाँ पर आपके अवयव विद्यमान होते हैं। जैसे मान लीजिए B1 B2 और ये कहाँ तक जाएगा Bn तक, यहाँ पर आपके अवयव जाते हैं। और जो आपका B उपसमुच्चय यानी सबसेट है उसमें कौन कौन से अवयव हो गए, B1 B2 और B3 और Bn। आप देख सकते हैं कि जो B में अवयव आ रहे हैं वो A में भी तो आपके आ रहे हैं यहाँ पर। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो आपका B है वो किसका उपसमुच्चय होगा, सबसेट होगा, A का यहाँ पर सबसेट होगा। तो अगर यहाँ पर A आपका अनुक्रम यानी सीक्वेंस था तो B भी कैसा हो जाएगा, अनुक्रम यानी सीक्वेंस यहाँ पर आपका हो जाएगा। और जब B भी आपका अनुक्रम आ जाता है तो हम क्या कह सकते हैं कि बी आपका एक क्या होगा, गणनीय समुच्चय होगा यानी काउंटेबल सेट यहाँ पर आपके होगा। तो हमने यहाँ पर दोनों कंडीशन निकाल ली। आप देखिएगा कि जब हमने यहाँ पर ए तो हमारी शुरुआत में गणनीय था ही, जिसे हमने यहाँ पर सेट माना था, और उसके साथ में यहाँ पर आप देखेंगे जब ए गणनीय होता है तो दो कंडीशन निकल के आती है, या तो आपका यहाँ पर जो ए है वो कैसा होना चाहिए, परिमित होना चाहिए, और बी आप यहाँ पर ए कैसा होना चाहिए, आपके अपरिमित होना चाहिए। दो कंडीशन निकल के आती है। तो जब हमने ए को क्या माना, परिमित यानी इनफाइनाइट माना, तो हमारा बी भी ऑटोमेटिक क्या आ गया, इनफाइनाइट आ गया, सॉरी फाइनाइट आ गया यानी परिमित आ गया, जिससे हमारे ए और बी दोनों कैसे हो गए, गणनीय यानी काउंटेबल हो गए। तो ये तो हमारा निकल के आ गया। फिर जब हमने ए को क्या माना था, हमने यहाँ पर अपरिमित यानी इनफाइनाइट माना, तो ए आपका कैसा हो जाएगा, सीक्वेंस हो जाएगा यानी अनुक्रम हो जाएगा। इस कंडीशन में हमने वहाँ पर वैल्यू रखी कि ए में आपके कौन कौन से अवयव, बी में कौन से अवयव है। तो जो बी में अवयव आ रहे थे वो ए में भी आ रहे थे, तो बी आपका ए का क्या हो गया, सबसेट यानी उपसमुच्चय हो गया, यानी बी भी हमारा कैसे निकल के आ गया, अनुक्रम यानी सीक्वेंस। तो इस कंडीशन में आपका बी भी कैसा हो गया, काउंटेबल हो गया यानी गणनीय हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके जो एक गणनीय समुच्चय का प्रत्येक उपसमुच्चय भी कैसा होता है, गणनीय, यानी अगर आपका ए आपका काउंटेबल यानी गणनीय है तो बी भी ऑटोमेटिक उसका जो उपसमुच्चय है वो भी कैसा हो जाएगा, आपके गणनीय यानी यहाँ पर आपके काउंटेबल हो जाता है। आई होप आपको ये थ्योरम अच्छी तरह से आ चुकी होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी ये थ्योरम से इसके आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसके आने के फुल चांस यहाँ पर यूनिवर्सिटी एग्जाम में बने रहते हैं। अगर आपको ये थ्योरम अच्छी से आ चुकी है जल्दी से इस सेशन को लाइक कर दीजिए। काफ़ी कम स्टूडेंट्स इस सेशन को लाइक करते हैं जितने भी, तो आप जल्दी से जितने भी आप वीडियो देखते हैं हमारे, तो उन सभी को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे हम यहाँ पर और हम आपके लिए यहाँ पर क्लासेस बना पाए। अब यहाँ पर आप नेक्स्ट थ्योरम देख सकते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे भी आप लगा लीजिएगा। ये भी काफ़ी बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछी गई थ्योरम है। तो यहाँ पर आप थ्योरम देख सकते हैं जो कि क्या है, एक परिमित और एक गणनीय समुच्चय का संघ, यानी जो इसका यूनियन है वो भी कैसा होता है, आपका समुच्चय होता है यानी
गणनीय समुच्चय होता है यानी काउंटेबल सेट होता है, यानी द यूनियन ऑफ अ फाइनाइट सेट एंड अ काउंटेबल सेट इज अ काउंटेबल सेट। इसे आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। ए आपका कैसा है, यहाँ पर हम एक को मानेंगे परिमित और बी को कैसा मानेंगे, गणनीय समुच्चय हम यहाँ पर मानेंगे। यहाँ पर क्या होगा, ए तो हमारा होगा परिमित यानी फाइनाइट सेट और बी हमारा कैसा होगा, गणनीय समुच्चय यानी काउंटेबल सेट। और इन दोनों का जो यूनियन है यानी ए यूनियन बी आपका कैसा निकल के आना चाहिए, आपका काउंटेबल सेट आना चाहिए। यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है हमें। तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन होने वाला है, इसे आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। माना कि हमारा ए कैसा है, परिमित समुच्चय है यानी फाइनाइट सेट है, और बी कैसा है, हमारे यहाँ पर काउंटेबल सेट है, ये हमने यहाँ पर मान लिया है। तो जब यहाँ पर आपका ए कैसा होगा, परिमित यानी फाइनाइट होगा, और साथ में यहाँ पर बी कैसा होगा, गणनीय समुच्चय होगा। तो ए में तो कोई बात नहीं कि ए हमारे यहाँ पर परिमित है यानी फाइनाइट है, वो तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन जो हमारा बी है वो कैसा है, यहाँ पर गणनीय समुच्चय है यानी हमारा काउंटेबल सेट है। जब भी मैंने आपको कहा था गणनीय समुच्चय आता है तो उसकी दो कंडीशन निकल के आती है, चाहे तो वो यहाँ तक पहला तो आपका परिमित हो सकता है या फिर वो आपके यहाँ पर अपरिमित हो सकता है। यानी दो केस हमें यहाँ पर भी लेने होंगे कि बी एक तो सबसे पहले आपके परिमित यानी फाइनाइट है, और बी हमारा कैसा होगा, इनफाइनाइट होगा यानी यहाँ पर हमारे अपरिमित होगा। हमें दो कंडीशन बी की यहाँ पर लेनी पड़ेगी। तो हमारा पहला केस क्या हो जाता है कि मान लीजिए कि बी आपका कैसा है, परिमित है यानी फाइनाइट है। जब आपका बी यहाँ पर फाइनाइट होगा तो ए तो हमारा पहले से फाइनाइट हमने शुरुआत में मान लिया था, तो ए और वो बी दोनों ही कैसा हो जाता है, फाइनाइट यानी परिमित हो जाते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि ए का जो यूनियन है, ए यूनियन बी आपका कैसा हो जाएगा, परिमित यानी फाइनाइट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ए यूनियन बी भी आपका कैसा हो जाएगा, गणनीय हो जाएगा यानी काउंटेबल यहाँ पर हो जाता है। यानी केस फर्स्ट तो हमारा निकल के आ चुका है, जो कि हमेशा सिंपल ही होता है। लेकिन जो हमारी यहाँ पर बात आती है कि आपका जब बी कैसा हो, अपरिमित हो यानी इनफाइनाइट हो, तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पर सीक्वेंस यानी अनुक्रम लेना होता है। कैसे लेंगे कि मान लीजिए कि आपका यहाँ पर ए है, उसमें कौन कौन से अवयव विद्यमान, A1 A2 A3 कहाँ तक जाएंगे, AM तक जाएंगे। और बी में कौन कौन से अवयव एलिमेंट्स है कि B1 B2 B3 ये BN, ये आगे तक आपका चलता जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी आपकी दो निकल के आती है कि आपका जो ए इंटरसेक्शन बी है, यहाँ पर आप देखिएगा ए इंटरसेक्शन बी है यानी ए और बी का जो कॉमन है वो आपका यहाँ पर एक तो आपके फाई है। फाई मतलब क्या होता है, खाली है वहाँ पर आपका अवयव। ये तो एक कंडीशन ये निकल सकती है, या एक कंडीशन ये निकलेगी कि ए और बी का जो इंटरसेक्शन यानी इसका जो कॉमन है वो आपका खाली नहीं होता। तो ये दो कंडीशन हमें वहाँ पर निकालनी पड़ेगी। यानी जो सेकेंड वाला केस है उसकी भी दो कंडीशन निकलेगी। पहली कंडीशन हम क्या बताएंगे, एक कि ए और बी का जो इंटरसेक्शन यानी कॉमन है वो कैसा होता है, खाली होता है, यानी फाई होता है। और सेकेंड कंडीशन हम क्या निकालेंगे कि ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो कैसा होता है, यहाँ पर हमारे फाई नहीं होता यानी खाली नहीं होता, ठीक है। इंटरसेक्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी हमने यहाँ पर क्या माना है, फाई यानी खाली माना। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि ए और बी का जो यूनियन होगा, यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर इंटरसेक्शन यानी इन दोनों का कॉमन, और ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर सभी समुच्चय यहाँ पर आपके आ जाएंगे, सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे यहाँ पर सभी सेट। तो क्या हो जाएगा, यहाँ ए यूनियन बी में आपका A1 भी आता है, A2 भी आता है, और कहाँ तक जाएगा, AM तक जाएगा। और इसमें ही आपके B1 B2 और यहाँ BN तक जाता है, यानी पूरा ए यूनियन बी यहाँ पर आपके हो जाता है। इस कंडीशन में हमारे यहाँ पर जो फलन वो क्या कहता है कि यहाँ पर आपकी जो प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर है वो कहाँ तक होती है, आप यहाँ पर आपके ए यूनियन बी तक होती है। इस कंडीशन में हमारा यहाँ पर FN क्या होगा कि आपके जो अवयव AN तक जाएंगे, यहाँ पर आप देखिएगा AN तक जाएंगे, और जो बी की कंडीशन है वो BN माइनस M तक यहाँ पर आपकी होती है। उसकी जो लिमिट क्या होगी, यहाँ पर आप देखेंगे ए जो आपका लेस देन होगा एन से, और एन लेस देन इक्वल होगा यहाँ पर आपके एम से, और यहाँ पर क्या होगा कि एन है वो ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर और इक्वल देन होगा यहाँ पर आपके M+1 तक। ये कंडीशन आपकी निकल के आती है। इस कंडीशन के थ्रू हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भी हम अवयव लेंगे, यानी आप देखेंगे एफ की जो भी कंडीशन लेंगे A1, तो यहाँ पर ये A1 हो जाएगा। तो यानी जितनी भी कंडीशन हमारी यहाँ पर निकल के आ जाएगी, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो एफ एन से लेकर ए यूनियन बी तक वो आपका कैसा निकल के आता है, एक एक ही आच्छादक निकल के आता है, यानी 1 1 on 2 निकल के आता है। तो जब ये आपके एक एक ही आच्छादक हो जाता है यानी 1 1 on 2 हो जाता है, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ए यूनियन बी आपका कैसा हो जाएगा, गणनीय समुच्चय हो जाएगा, यानी काउंटेबल सेट हो जाता है। दोबारा देख लीजिए इसकी बी वाली ए वाली कंडीशन की, जब आपका ए इंटरसेक्शन बी आपका खाली नहीं होता है, और इस कंडीशन में यहाँ पर आपके जो ए यूनियन बी की यहाँ पर ये सभी अवयव यहाँ पर आपके विद्यमान होते हैं, और यहाँ पर आपके जो फलन एन है, फलन एन में यहाँ पर आपके जो प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर है वो कहाँ तक होती है, ए यूनियन बी तक होती है। और ए यूनियन बी की यहाँ पर आपकी ये लिमिट यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसके थ्रू हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपकी ये कैसा हो जाएगा, एक एक ही आ जाते आच्छादक हो जाएगा, यानी 1 1 on 2 हो जाएगा। इस कंडीशन में जब भी वो एक एक ही आच्छादक आ जाता है तो वो आपका गणनीय समुच्चय यानी काउंटेबल सेट हो जाता है। यहाँ पर आप बी वाली कंडीशन भी यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बी वाली कंडीशन क्या कहती है कि अगर आपके यहाँ पर जो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर कैसा होगा, यहाँ पर फाई नहीं होगा यानी खाली नहीं होगा, यानी ए बी का कॉमन यहाँ पर खाली नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर इस डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी ये ए समुच्चय है, यहाँ पर आपकी ये बी समुच्चय यानी सेट है, और इन दोनों के जो बीच में यहाँ पर आप देखेंगे इन दोनों का जो कॉमन है
यहाँ पर इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो इनमें कोई ना कोई अवयव विद्यमान होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी वो कैसा होता है, यहाँ पर आपकी खाली नहीं होता है। यहाँ पर यही कंडीशन हमने मानी है और इसको हम क्या रख देते हैं, B1 हम यहाँ पर रख देते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे इसे यहाँ पर आप बी डैश कर लीजिएगा। ये कैसा है, हमारे यहाँ पर बी डैश है, ठीक है। यहाँ पर ये बी डैश है तो बी डैश क्या कहता है हमारे यहाँ पर कि अगर हम यहाँ पर इस बी में से, यहाँ पर जो हमारा पूरा बी है उसमें से अगर हम ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दे तो हमारे यहाँ पर बी डैश यहाँ पर निकल के आ जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा बी डैश है वो बी का क्या होगा, उपसमुच्चय होगा, यानी सबसेट होगा। और जब ये उपसमुच्चय निकल के आ जाता है तो हम ये भी कह सकते हैं कि बी डैश आपका कैसा हो जाता है, गणनीय समुच्चय हो जाता है, यानी काउंटेबल सेट यहाँ पर हो जाता है। और जब बी डैश काउंटेबल सेट होता है तो उस कंडीशन में हमारे यहाँ पर ए तो परिमित यानी फाइनाइट था ही, अब बी डैश भी हमारा कैसा हो चुका है, गणनीय हो चुका है, यानी काउंटेबल हो चुका है। जब ए परिमित आ गया, बी डैश गणनीय आ गया, तो हम क्या कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी डैश आपका कैसा होता है, खाली यहाँ पर आपके होता है। और इस कंडीशन को हम देखते हुए यहाँ पर हमने जो केस सेकंड में यहाँ पर फर्स्ट निकाला था, जब आपके ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या था, 5 था, तो हमारे क्या निकल के आया था, हमारे निकल के आया था कि ए यूनियन बी कैसा होता है, गणनीय समुच्चय होता है। तो बस हम इसका यूज़ करने वाले कि अब जब यहाँ पर आपके ए इंटरसेक्शन बी डैश यहाँ पर आपके 5 होगा तो हम केस सेकंड के ए के अनुसार क्या कह सकते हैं, यानी अकॉर्डिंग सेकंड यहाँ पे केस सेकंड के ए के अकॉर्डिंग कि आप पर आपका ऑटोमेटिक ए यूनियन बी डैश भी कैसा हो जाता है, गणनीय हो जाता है, यानी काउंटेबल हो जाता है। और हम यहाँ पर ए यूनियन बी डैश को क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी भी हम लिख सकते हैं। तो आपका ऑटोमेटिक ए यूनियन बी भी कैसा हो जाएगा, गणनीय समुच्चय हो जाएगा, यानी काउंटेबल सेट हो जाएगा। और यही तो हमें प्रूव करना था, जो कि हमने यहाँ पर आसान तरीके से प्रूफ कर दिया है कि यहाँ पर आपके जो परिमित और यहाँ पर आपके गणनीय समुच्चय का जो संघ है यानी यूनियन है वो भी कैसा होता है, आपके गणनीय समुच्चय होता है, यानी काउंटेबल सेट होता है। यही हमें निकालना था, जो कि हमने यहाँ पर आसान तरीके से प्रूफ कर दिया है। इसकी भी आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि इसके भी आने के यूनिवर्सिटी एग्जाम में काफ़ी चांस बनते हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। सभी स्टूडेंट्स को कमेंट जरूर करना है, साथ में इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। और जो नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी यहाँ पर आपकी काउंटेबल सेट यानी गणनीय समुच्चय की एक और क्लास होने वाली है, उसके भी हम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे यहाँ पर बात करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर आपकी स्टार्ट कर देंगे। साथ में यहाँ पर आपकी जो डायनेमिक्स यानी गति विज्ञान वाली बुक है उसके भी हम यहाँ पर लगातार इंपॉर्टेंस क्वेश्चन कराते आ रहे हैं, उसकी सीरीज भी आप जरूर देखते जाइएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।